कक्षा 12 भूगोल के तीसरे चैप्टर के अंतर्गत अब तक हमने जनसंख्या घनत्व और वितरण के बारे में बात की थी। अब इसका एक टॉपिक आता है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि की परिभाषा देखिए कि किसी भौगोलिक क्षेत्र की जनसंख्या के आकार में किसी निश्चित समय में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। यानी कि एक निश्चित टाइम पीरियड होता है और इस टाइम पीरियड के अंदर जितनी भी जनसंख्या के अंदर परिवर्तन होता है वह परिवर्तन जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। तो ये जो परिवर्तन है ये दो तरह से हो सकता है, या तो जनसंख्या कम हो सकती है और या फिर जनसंख्या बढ़ सकती है। तो जब जनसंख्या बढ़ती है तो वह कहलाती है धनात्मक वृद्धि, और जब जनसंख्या बढ़ने के बजाय घटती है तो वह ऋणात्मक वृद्धि कहलाती है। वह ऋणात्मक वृद्धि कहलाती है। अब हम बात करते हैं कि जब कोई भी राष्ट्र है तो वहाँ पर लगभग जो जनसंख्या वृद्धि ही देखी जाती है, तो उस परिवर्तन को हम जनसंख्या वृद्धि के नाम से जानते हैं। हम जनसंख्या कमी नहीं कह सकते। अगर कमी होगी तो हम कह देंगे कि वहाँ पर ऋणात्मक वृद्धि है, ऋणात्मक वृद्धि है। और चूंकि वृद्धि ही होती रहती है तो इसलिए वो परिवर्तन जो है जनसंख्या वृद्धि ही कहलाता है, धनात्मक वृद्धि ही कहलाता है। अब इस जनसंख्या वृद्धि को कैसे मापा जाता है? इसको मापने के लिए कि जो निश्चित टाइम पीरियड होता है उस टाइम पीरियड में जो कि पहले वाला जो विगत जनगणना वर्ष है वहाँ की उस जनसंख्या को जो वर्तमान जनगणना वर्ष है उस जनगणना से घटा देते हैं। तो ये जो अंतर आता है वो कुल वृद्धि या निरपेक्ष वृद्धि कहलाता है। तो देखिए आप यहाँ से मापन जनसंख्या का कैसे होगा, वो कहलाएगा कुल वृद्धि या निरपेक्ष वृद्धि। तो कुल वृद्धि या निरपेक्ष वृद्धि कैसे निकालेंगे हम लोग निकालेंगे बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वर्तमान जनगणना वर्ष की जनसंख्या, वर्तमान जनगणना वर्ष की जनसंख्या माइनस विगत जनगणना वर्ष की जनसंख्या। विगत जनगणना वर्ष की जनसंख्या। तो हम भारत का उदाहरण लेते हैं। वर्तमान जनगणना वर्ष था 2011, अब तक हमारे पास 2011 की जनगणना के आंकड़े ही है, और विगत जनगणना वर्ष था सन 2001 की जनगणना। तो 2011 के अंदर भारत की जनसंख्या जो थी वह थी 121.01 करोड़, और इसके अंदर से हम घटा देंगे सन 2001 की जनगणना को, 2001 की जनगणना को जो थी 102.7 करोड़। अब निरपेक्ष वृद्धि कितनी हो गई, ये हो जाएगी आपके 18.3 करोड़। तो ये 18.3 करोड़ की कुल निरपेक्ष वृद्धि है, जो कि वर्तमान जनगणना वर्ष में से विगत जनगणना वर्ष की जनसंख्या को हमने घटाया था। अब इसके साथ ही हम इसका प्रतिशत मूल्य भी निकाल सकते हैं। प्रतिशत मूल्य यानी कि इन 10 वर्षों के अंदर कितने प्रतिशत जनसंख्या बढ़ी। तो इसके लिए जो निरपेक्ष वृद्धि है, निरपेक्ष वृद्धि अपॉन विगत जनगणना वर्ष की जनसंख्या, विगत जनगणना वर्ष की जनसंख्या, और इसको हम गुणा कर देंगे 100 से, तो हमको जनगणना वृद्धि का प्रतिशत मूल्य ज्ञात हो जाएगा। तो निरपेक्ष वृद्धि 18.3 करोड़ और विगत जनगणना वर्ष में जनसंख्या थी 102.7 करोड़ इंटू 100, तो ये लगभग अपन को प्राप्त होता है 17.81%। 17.81% जो है वो
पिछले 2001 से लेकर 2011 तक जो है वो जनसंख्या की वृद्धि हुई थी, यानी कि प्रतिवर्ष जो है आप मान सकते हैं 1.78% प्रति वर्ष। तो ये जो है आपकी जनसंख्या वृद्धि की परिभाषा, धनात्मक और ऋणात्मक वृद्धि और कुल वृद्धि का मापन और उसका प्रतिशत मूल्य निकालने के बारे में बात थी। आप लोग ध्यान से देखिए इसको और किताब से भी कंसल्ट कीजिए। अगले टॉपिक के रूप में हम जनसंख्या वृद्धि के कारणों के बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ कारण दिए हुए हैं कि जनसंख्या वृद्धि के क्या क्या कारण हैं। पहला कारण जो कि सबसे महत्वपूर्ण कारण है वर्तमान समय में, वो है मृत्यु दर में गिरावट। वर्तमान समय में हम देखते हैं कि चिकित्सा सुविधाएं बहुत अधिक बढ़ गई है वैज्ञानिक प्रगति के कारण, और जो बीमारियां किसी समय में महामारियां कहलाती थी वह महामारियां विश्व से लगभग समाप्त हो चुकी है, जैसे चेचक वगैरह है। तो महामारियों का ख़त्म होने के कारण और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होने के कारण मृत्यु दर में गिरावट हुई है, और इस मृत्यु दर में गिरावट के कारण जनसंख्या विश्व की बढ़ती जा रही है। उसके बाद दूसरा आता है खाद्य पदार्थों की निश्चित आपूर्ति। पिछले सदियों के अंदर हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि अकाल बहुत पड़ते थे, वर्षा जब नहीं होती थी तो खेती बाड़ी भी नहीं हो पाती थी और लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध खाने के लिए नहीं हो पाता था। लेकिन अभी पिछले कुछ सालों के अंदर खेती के क्षेत्र में बहुत अधिक वैज्ञानिक प्रगति हुई है, यानी कि मशीनीकृत खेती होती है और जिसके कारण खाद्यान्न बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध होता है। तो लोगों को खाद्यान्न की निश्चित आपूर्ति होने लगी है और भुखमरी और अकाल ये सब चीज़ें लगभग जो ख़त्म हो गई है, तो जिसके कारण जनसंख्या वृद्धि होने लगी है। और तीसरा कारण है औद्योगिक विकास। औद्योगिक विकास में लोगों को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध होते हैं, जिस कारण लोगों का जीवन स्तर सुधरने लगा है। तो यहाँ से भी जहाँ पर औद्योगिक विकास होता है तो वहाँ पर भी उन क्षेत्रों के अंदर भी जनसंख्या वृद्धि होने लगती है। और चौथा कारण है वैज्ञानिक प्रगति। वैज्ञानिकों ने हर क्षेत्र के अंदर प्रगति की है, चाहे चिकित्सा हो चाहे अंतरिक्ष हो। तो जब वैज्ञानिक प्रगति अधिक हुई है तो लोगों का जीवन सुविधाजनक होने लगा है, जिसके कारण जनसंख्या वृद्धि होने लगी है। फिर है शांति व सुरक्षा। जिन क्षेत्रों के अंदर शांति और सुरक्षा लोगों को महसूस होती है तो वहाँ पर लोग रहने के लिए आकर्षित होते हैं और उस क्षेत्र विशेष की जनसंख्या में वृद्धि होने लगती है। और उसके बाद है प्रवास। प्रवास में हम देखते हैं कि 15वीं सदी में जब अमेरिका की या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपों की जब खोज हुई थी तो यूरोप से लोग प्रवास करके अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड चले गए। फलस्वरूप वहाँ की जनसंख्या में वृद्धि होने लगी। तो ये जनसंख्या वृद्धि के कुछ कारण है जो कि आप लिख सकते हैं जब आपके कोई क्वेश्चन आए कि जनसंख्या वृद्धि के कारणों को विस्तृत रूप से समझाइए। टॉपिक में हम बात करते हैं जनसंख्या समस्या की। तो विश्व के अंदर जनसंख्या तेजी से बढ़ती जा रही है और जो प्राकृतिक संसाधन है जिनसे मानव का भरण पोषण हो सकता है वो सभी सीमित है। तो इन वजह से जनसंख्या एक समस्या बनती जा रही है। तो ये क्यों है समस्या? तो इसका सबसे पहला एक कारण है कि जनसंख्या वृद्धि जो है वो अत्यंत तीव्र और भयानक वृद्धि, इसके अंदर भयावह वृद्धि हो रही है। तो जनसंख्या वृद्धि अत्यंत तीव्र है, अत्यंत तीव्र और भयावह वृद्धि। देखिए इन कुछ सालों के अंदर विश्व की जनसंख्या बहुत ही तेज़ी से बढ़ती जा रही है और अगर इसी तेज़ी से बढ़ती रही तो सन 2040 ईस्वी तक विश्व की जनसंख्या
14 अरब हो जाएगी। वर्तमान में लगभग 7 अरब है, 7 अरब से कुछ ज़्यादा। लेकिन अगर इसी गति से बढ़ती रही तो ये जनसंख्या 2040 तक 14 अरब हो जाएगी, यानी कि अब से दुगुनी 20 सालों के अंदर ही। तो उस समय क्या हाल होगा हम सोच सकते हैं। तो एक समस्या है कि उसकी गति बहुत ही तेज होने की वजह से। दूसरा है सीमित संसाधन। जो भी प्राकृतिक संसाधन है, चाहे खाद्यान्न हो, चाहे जल हो, चाहे भूमि हो, तो ये सभी सीमित है। यानी कि ये कुछ एक निश्चित संख्या है, उस संख्या तक ही जनसंख्या का भरण पोषण करने में संसाधन सक्षम है, और उससे आगे अगर बढ़ी तो फिर एक लोगों के खाद्यान्न वगैरह की कमी होने लग जाएगी। तो ये सभी संसाधन सीमित है, इसलिए ये जनसंख्या वृद्धि एक समस्या है। उसके बाद होता है जो भी जनसंख्या है विश्व की, उसका वितरण एक जगह पर या संकेंद्रित है, कुछ जगह पर ही जो है वो उसका वितरण है जनसंख्या का। हम देखते हैं कि विश्व की लगभग 90% जनसंख्या जो है वो 30% भूभाग में निवास करती है, और बाकी 70% भूभाग वो रहने के अनुकूल नहीं है। और आगे भी ये 70% भूभाग में ऐसी परिस्थितियाँ है कि निकट भविष्य में भी जो है यहाँ पर मानव के रहने लायक स्थितियाँ नहीं होगी। तो सिर्फ 30% भूभाग पर ही मानव निवास कर रहा है, बाकी 70% भूभाग निर्जन है। तो ये जनसंख्या का वितरण जो है वो एक जगह पर, कुछ जगह पर संकेंद्रित है। तो ये भी एक जो समस्या का कारण है। चौथा कारण जो है वह है बिना बसे भूभाग से निराशा। बिना बसे भूभाग से निराशा, यानी कि जो 70% भूभाग जहाँ पर मानव अभी निवास नहीं कर रहा है, आगे भी भविष्य में भी वहाँ पर मानव के निवास करने लायक स्थितियाँ नहीं होगी। लाखों करोड़ों सालों से ये भूभाग निर्जन है अपनी कठिन परिस्थितियों के कारण, और आगे भी इस क्षेत्रों में जो 70% भूभाग है वहाँ पर मानव के बस नहीं होगी, स्थितियाँ नहीं होगी। तो हमें ये भूभाग निराश करते हैं। तो ये बिना भूभागों से निराशा, इस कारण भी ये जनसंख्या समस्या एक जो है वो बनती जा रही है। और फिर है प्राकृतिक और मानवीय प्रतिबंध। प्राकृतिक और मानवीय प्रतिबंध। प्राकृतिक प्रतिबंधों में हम देख की चुके हैं कि जो क्षेत्र बिना बसे भूभाग है वहाँ पर जो मानव के रहने लायक परिस्थितियाँ नहीं है। इसके अलावा मानवीय प्रतिबंध भी है, यानी कि जो विश्व है अलग अलग देशों के अंदर, सीमाओं के अंदर बंटा हुआ है। तो जो देश अधिक जनसंख्या वाले, जहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक है, वहाँ की जनसंख्या जो है वो कम घनत्व वाले देशों के अंदर नहीं जा सकती, क्योंकि एक जो अलग अलग राष्ट्र है, सभी राष्ट्रों की अपने अपने जो कानून है, और वो दूसरे लोगों को अपनी तरफ आने जो नहीं देते हैं, और कुछ बंदिशें हैं, जिसके कारण भी ये एक जनसंख्या समस्या बनती जा रही है। देखिए, जनसंख्या एक समस्या है, और उस समस्याओं के उसके समस्या होने के बहुत से कारण हम लोगों ने अभी देखे थे। तो इस जनसंख्या समस्या का समाधान किस तरह से हम निकाल सकते हैं, उसके कुछ पॉइंट्स है कि सबसे पहले है कि जो भौतिक संसाधन है उनका अनुकूलतम उपयोग करके आर्थिक उत्पादन में वृद्धि करना। भौतिक संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग। भौतिक संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करके आर्थिक उत्पादन में वृद्धि करना। अनुकूलतम उपयोग करके आर्थिक उत्पादन में वृद्धि करना। और
दूसरा जो है वो होगा आपका कि कृषि का नवीनीकरण। कृषि जब पुराने तरीके से हो रही है वहाँ पर हम आधुनिक तरीके और मशीनीकरण करके वहाँ पर कृषि का उत्पादन बढ़ा सकते हैं, जिससे कि जो जनसंख्या बढ़ रही है उसके लिए जो वो खाद्यान्न वगैरह की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। तो कृषि कार्यों का नवीनीकरण करके भी इस जनसंख्या समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। फिर है विवाह की आयु में वृद्धि करना। वर्तमान में हमारे देश के अंदर जो लड़का है उसकी आयु 21 वर्ष से विवाह की और लड़की है उसकी आयु 18 वर्ष है। तो यहाँ पर जो विवाह योग्य जो आयु है उसके अंदर वृद्धि करके भी इस जनसंख्या समस्या से जो छुटकारा पाया जा सकता है। फिर लोगों के अंदर परिवार नियोजन के बारे में जागरूकता उत्पन्न की जाए। परिवार नियोजन संबंधी जागरूकता और शिक्षा का प्रचार प्रसार करके हम लोगों को जनसंख्या वृद्धि के दुष्प्रभाव बता सकते हैं और उनसे सहयोग ले सकते हैं कि जनसंख्या को कम से कम किया जाए। जब शिक्षा का प्रसार होगा तभी लोगों की समझ बढ़ेगी। और उसके बाद है सागरीय संसाधनों का उपयोग। समुद्री जो भी संसाधन है तो उनको जो है उपयोग के लिए अधिक से अधिक उपयोग किया जाए ताकि लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। सागरीय संसाधनों का उपयोग। और अब हम इस चैप्टर का अंतिम टॉपिक लेते हैं जो कि जननांगीय संक्रमण सिद्धांत है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप देखिए इसको। ये टॉपिक कहता है कि जैसे ही कोई समाज अशिक्षित, ग्रामीण और खेतिहर अवस्था से उन्नति करते हुए शिक्षित, नगरीय और औद्योगिक विकास की ओर जब बढ़ता है तो वहाँ उस समाज या उस प्रदेश की जनसंख्या उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर से निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर में परिवर्तित होने लगती है। क्या मतलब हुआ कि हम देखते हैं ग्रामीण समाज के अंदर जनसंख्या अधिक होती है, वहाँ पर जन्म दर भी उच्च होता है और मृत्यु दर भी उच्च होती है। क्यों? क्योंकि वो लोग अशिक्षित होते हैं, ग्रामीण होते हैं और खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी के अंदर ये माना जाता है कि जो भी हमारी संतान होगी वे हमारी जो है वो खेती बाड़ी में हमारी सहायता करेगी। तो लोगों के अंदर अशिक्षा के कारण, तो ये अशिक्षित ग्रामीण और खेतिहर समाज से जब शिक्षित नगरीय और औद्योगिक समाज बनता है तो वहाँ पर उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर से जनसंख्या निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर की ओर बढ़ती है। ये जननांगीय संक्रमण सिद्धांत कहलाता है। आप इसकी परिभाषा लिख लीजिए कि जैसे ही कोई समाज अशिक्षित, ग्रामीण और खेतिहर अवस्था से उन्नति करके शिक्षित, नगरीय और औद्योगिक अवस्था की ओर बढ़ता है औद्योगिक अवस्था की ओर बढ़ता है तो
वहाँ की जनसंख्या उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर से निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर में परिवर्तित होने लगती है। परिभाषा देख लीजिए आप लोग। ये जब ग्राफ देखेंगे, ये ग्राफिक्स, तो आपको समझ आ जाएगा। अशिक्षित ग्रामीण और खेतिहर जीवन है तो वहाँ पर जन्म दर भी उच्च है और मृत्यु दर भी उच्च है। और जो ही वो समाज शिक्षित होगा, नगरीय और औद्योगिक होगा, तो वहाँ पर मृत्यु दर और जन्म दर दोनों जो है वो निम्न हो जाएगी। तो ये जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत है। इसको हम, इसकी विभिन्न अवस्थाओं को हम ग्राफ के रूप में भी समझेंगे तो अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। संक्रमण की परिभाषा के बाद, यानी कि इसमें ये कहा गया था कि किसी भी समाज, कोई भी समाज जब अशिक्षित ग्रामीण और खेतिहर से शिक्षित नगरीय और औद्योगिक की ओर बढ़ता है तो समाज की उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर में परिवर्तित हो जाती है। और इसी जनसांख्यिकीय संक्रमण के जो 5 अवस्थाएं संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनी जनसंख्या रिपोर्ट में दी है। ये 5 अवस्थाएं देखिए कौन कौन सी है। प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था, चतुर्थ और पंचम अवस्था। ये इन सभी अवस्थाओं के अंदर क्या क्या होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए ये प्रथम अवस्था है। इस प्रथम अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों जो है वो उच्च होगी। जन्म दर भी उच्च है और मृत्यु दर भी उच्च है। जब जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च है तो यहाँ पर जो जनसंख्या वृद्धि बहुत ही मंद गति से होगी। देखिए ग्रीन लाइन आपकी जन्म दर को दर्शा रही है और ये जो रेड लाइन है ये दर्शा रही है मृत्यु दर को। ये जब जन्म दर और मृत्यु दर दोनों लगभग बराबर है, यानी कि 45 के आसपास प्रति व्यक्ति प्रति 1000, तो यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि बहुत ही मंद गति से होगी। और इसके अंदर जो देश है वो अफ्रीका के अधिकतर देश है, जिसमें आपका सूडान, कांगो, गाना, अंगोला, रोडेशिया और नाइजीरिया, इन देशों में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों अधिक है। फलस्वरूप यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि बहुत ही मंद गति से हो रही है। ये जो ग्रीन, जो आपका ब्लू शेडेड पोर्शन है, ये जनसंख्या वृद्धि का क्षेत्रफल दिखा रहा है। तो जो जहाँ पर ये क्षेत्रफल ज़्यादा होगा इसका मतलब ये होगा कि वहाँ पर जनसंख्या वृद्धि अधिक है। और दूसरी अवस्था के अंदर देखते हैं, ये दूसरी अवस्था, यहाँ पर जन्म दर तो अधिक है, जन्म दर भी अधिक है और मृत्यु दर भी अधिक है, लेकिन गिरती हुई है। क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं जब बढ़ने लगती है तो मृत्यु दर निम्न हो जाती है और है अभी लगभग 35 प्रति 1000 प्रति व्यक्ति, लेकिन ये भी उच्च मानी जाती है। तो जब जन्म दर भी उच्च है और मृत्यु दर उच्च है लेकिन गिरती हुई है, तो इस अवस्था में भी जनसंख्या वृद्धि जो है वो देखी जाएगी। ये जो जनसंख्या वृद्धि का ये पोर्शन है, आप देखिए यहाँ पर ये जो पूरा शेडेड पोर्शन है ब्लू कलर का, ये इस अवस्था में भी जब जन्म दर उच्च हो और मृत्यु दर भी उच्च हो लेकिन गिरता हुआ हो, तो यहाँ पर
जनसंख्या वृद्धि देखी जाएगी। और इसमें जो अफ्रीका के अधिकांश देश है जिन्होंने जो है वो 2000 सन 2000 के बाद अपनी स्थिति में बहुत ही परिवर्तन हुआ, वहाँ पर जो है वो जब स्वास्थ्य सुविधाएं विकसित हो गई तो वहाँ पर जो है वो उच्च मृत्यु दर से जो मृत्यु दर गिरने लगी है। फलस्वरूप इन देशों के, अफ्रीका के बहुत सारे देशों के अंदर जनसंख्या वृद्धि देखी जा रही है। और तीसरी अवस्था आती है कि जो है वो जन्म दर उच्च हो लगभग 40 के आसपास, और जो आपका मृत्यु दर है वह मध्यम हो। जन्म दर उच्च, जन्म दर ये जो ग्रीन लाइन है जन्म दर की है, जन्म दर उच्च है और मृत्यु दर है ये मध्यम है, यानी कि 20 के आसपास है। ये इस अवस्था के अंदर ये जो है वो जनसंख्या वृद्धि तीव्र गति से होगी, बहुत ही तीव्र गति से जनसंख्या वृद्धि होगी। यहाँ पर देखिए जनसंख्या वृद्धि का क्षेत्रफल आप सबसे अधिक यही क्षेत्रफल लिए हुए हैं। आप जब लास्ट में आप देखेंगे तो जनांग संक्रमण की तीसरी अवस्था के अंदर जब जन्म दर उच्च हो और मृत्यु दर भी मध्यम गति का हो तो यहाँ पर तीव्र जनसंख्या वृद्धि होगी। ये क्या कंडीशन है? जन्म दर उच्च, और मृत्यु दर मध्यम गति। तो फलस्वरूप जनसंख्या वृद्धि, तीव्र जनसंख्या वृद्धि होगी। यहां पर तीव्र जनसंख्या वृद्धि। इस तृतीय अवस्था में जो हमारे भारत के सभी उत्तरी राज्य है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, ये देश आते हैं। देख लीजिए कौन कौन से देश है। भारत के उत्तरी राज्य, पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान, ये देश जनसंख्या संक्रमण की तीसरी अवस्था के अंदर है, जहाँ पर जन्म दर उच्च है, मृत्यु दर मध्यम है। फलस्वरूप यहाँ पर बहुत ही अधिक जो है वो जनसंख्या वृद्धि हो रही है। अब चतुर्थ अवस्था के अंदर आते हैं। यहाँ पर जन्म दर मध्यम है और मृत्यु दर भी निम्न है। जन्म दर मध्यम, ये देखिए आप, ये जन्म दर मध्यम है और मृत्यु दर जो है वो निम्न है। फलस्वरूप यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी थोड़ी बहुत जनसंख्या वृद्धि है लेकिन इतनी नहीं है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर ये देश, यहाँ पर जो है वो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, चिली, अर्जेंटीना और अमेरिका, मलेशिया, थाईलैंड, चाइना, बांग्लादेश आते हैं। यहाँ पर न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, चाइना, इंडोनेशिया और जो है आपका मलेशिया और जो है अर्जेंटीना, ये देश जनसंख्या संक्रमण की इस अवस्था के अंदर आएंगे। और आखिरी अवस्था जो है वह है आपका जनसंख्या संक्रमण की पंचम अवस्था, जिसमें जन्म दर भी निम्न है और मृत्यु दर भी जो है वो निम्न है। जन्म दर और मृत्यु दर दोनों जब निम्न होंगे तो यहाँ पर जनसंख्या की नकारात्मक वृद्धि होगी। निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर,
फलस्वरूप क्या होगा, नेगेटिव ग्रोथ होगी जनसंख्या की। देखिए आप, ये जो जनसंख्या मतलब बढ़ने के बजाय घटने लगती है। रूस जैसे देश है कि जिसमें जब आप देखेंगे 1990 में, आप रसिया का एक उदाहरण दिया हुआ है आपका, रसिया या रूस, तो 1990 के अंदर इस देश की जनसंख्या 1480 लाख थी, यानी कि लगभग 14 करोड़ 80 लाख। और सन 2000 तक आते आते यहाँ की जनसंख्या 1420 लाख हो गई, 1420 लाख। और इसी तरह से जब 2020 की जब आंकड़े एकत्रित किए जाएंगे तो यह ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ की जनसंख्या जो है वो 1380 लाख हो जाएगी। या देखिए आप, जनसंख्या बढ़ने के बजाय घटती जा रही है। तो जब निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर होता है तो जनसंख्या की नकारात्मक वृद्धि होती है, नेगेटिव ग्रोथ होता है, फलस्वरूप जनसंख्या बढ़ने के बजाय घटने लगती है और यहाँ की मानव शक्ति जो है वो दुर्बल होने लगती है। ऐसे देश जर्मनी है और रूस है, तो ये लोग अपनी जनता को जनसंख्या वृद्धि के लिए प्रोत्साहित करते हैं और जिन दंपतियों के जितने अधिक संतानें होती है उतनी अधिक सरकारी सुविधाएं उनको मिलती है, जैसे उनको इनकम टैक्स में छूट मिलती है या और भी जो बहुत सारी सरकारी सुविधाएं मिलती है। तो ये जनांग के संक्रमण सिद्धांत की अवस्थाएं थी। प्रथम अवस्था के अंदर जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च है, फलस्वरूप जनसंख्या वृद्धि बहुत ही कम होती है। इसमें सूडान, कांगो, गाना, अंगोला, रोडेशिया, नाइजीरिया के देश है। और द्वितीय अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च हैं, लेकिन मृत्यु दर जो है वो नीचे गिरती हुई होती है। तो यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि देखी जाती है। और अफ्रीका के जो अधिकांश देश जहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं विकसित हो गई है वहाँ पर ये अवस्था देखी जाती है। अफ्रीका के अधिकांश देश, अफ्रीका के अधिकांश देश इस अवस्था के अंदर है। और तृतीय अवस्था के अंदर जहाँ पर जन्म दर उच्च है एवं मृत्यु दर जो मध्यम है, तो यहाँ पर जो जनसंख्या बहुत ही तीव्र गति से बढ़ती है, जो कि भारत, पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान की तृतीय अवस्था है। चतुर्थ अवस्था में जो वो जन्म दर मध्यम और मृत्यु दर निम्न होता है। यहाँ पर न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया, अर्जेंटीना है। और निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर की पांचवी अवस्था है जिसमें जनसंख्या वृद्धि नकारात्मक हो जाती है और फलस्वरूप मानवीय शक्ति दुर्बल हो जाती है, पंचम अवस्था है। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा अच्छे तरीके से, और किताब में पढ़िए और ये ग्राफ समझिए और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।